दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 सितंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। तो दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। इसी मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी के 72वें जन्मदिन के मौके पर नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, उनके स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री को जन्मदिन के मौके पर बधाई देने के लिए सुबह से तांता लगा हुआ था। सोशल मीडिया के जरिए लगातार राजनेता प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। सीएम नीतीश कुमार ने भी सुबह सवेरे ही प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। वहीं पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करने के लिए बिहार सरकार प्रतिबद्ध है। बिहार के तमाम स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर बनाने के लिए और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित किया जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए उन्होंने बड़ी घोषणा की है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 60,000 पदों पर बहाली होगी। उन्होंने ये घोषणा भोजपुर के कोइलबर में किया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार बनने पर 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। पिछले महीने जब नीतीश कुमार के साथ मिलकर के बिहार में नई सरकार बनी तब तेजस्वी यादव को नौकरियों के मुद्दे पर भाजपा ने घेरा। हालांकि भाजपा के कटाक्ष पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों ने बिहार में रोजगार को लेकर के सरकार की प्रतिबद्धता जताई। अब तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा करते हुए सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में 60,000 नौकरी देने की घोषणा कर दी है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने बिहार दौरे पर आ सकते हैं। पीएम मोदी बेगूसराय में स्थित हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस बात की जानकारी पटना पहुंचे केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने दी है। आपको बता दें कि साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरौनी फर्टिलाइजर प्लांट की आधारशिला रखी थी। इस प्लांट से अक्टूबर महीने से उत्पन्न शुरू हो जाएगा, जिससे किसानों को सस्ते दर पर यूरिया उपलब्ध हो सकेगा। एक दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने बताया है कि उन्होंने बरौनी के यूरिया प्लांट का दौरा किया है। आने वाले 2 हफ्ते के भीतर यहां से उत्पादन शुरू हो जाएगा। अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन कर सकते हैं। यहां उत्पादन शुरू होने के बाद बिहार के किसानों को खाद की कोई भी कमी नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि हमने सोचा है कि बरौनी के फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से हो। हालांकि अभी तक पीएमओ की तरफ से इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बेगूसराय गोलीकांड को लेकर के बीजेपी के नेता सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। जब बेगूसराय से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गिरिराज सिंह ने फायरिंग की घटना को दहशतगर्द हमला करार दे दिया है और सरकार पर असली आरोपियों को छिपाने का भी आरोप लगाया है। गिरिराज सिंह ने सरकार से मांग की है कि घटना की सीबीआई या फिर एनआईए से जांच कराई जाए। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बेगूसराय में हुई फायरिंग की घटना के पीछे दहशतगर्दियों का हाथ है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार इस घटना में शामिल अपराधियों के नाम को छिपाने का काम कर रही है, जिसको लेकर के लोगों में गहरा आक्रोश है, गुस्सा है। सरकार अपराधियों का असली नाम छिपा करके दूसरे का नाम सामने ला रही है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि वारदात के पीछे जो असली अपराधी है उन्हें सरकार बचाने की कोशिश कर रही है और हिंदू समुदाय के लोगों का नाम सामने लाया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत ने विनिर्माताओं के लिए दरवाजे खोल रखे हैं, लेकिन शर्त बस इतनी है कि यहाँ जो बिकेगा वही यहाँ पर बनेगा। और इस मंत्र पर चलते हुए आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे मजबूत देश बनकर के उभरेगा। राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को यहाँ एक कार्यक्रम में कहा है कि आज भारत वैश्विक उम्मीद का केंद्र है, क्योंकि इस देश में अवसरों का भंडार है, विकल्प की भरमार है और खुलेपन का विस्तार है। भारत में
जन मन और सारा तंत्र खुलेपन का प्रतीक है। आत्मनिर्भर भारत खुले मन से नए दरवाजे खोलने का नाम है। हमारे दरवाजे बंद नहीं हो रहे हैं बल्कि और खुल रहे हैं। बस शर्त इतनी है कि जो भी सामान यहाँ पर बिकेगा उसको यहीं पर बनाना होगा, यहीं पर तैयार करना होगा। भारत के बड़े बाजार के रूप में उभरने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि यहाँ जो मौका है वह कहीं और नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि वैसे तो बिहार के सरकारी कर्मी हमेशा से काम को गलत तरीके से करने के लिए जाना जाता है, लेकिन बिहार के एक सरकारी अधिकारी की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि वह हर रोज अपने ऑफिस में जाते ही अपने हाथ से झाड़ू मारता है और साफ सफाई करता है। यह मामला कहाँ का है, क्या है, चलिए बात करते हैं विस्तार से। दरअसल पूर्वी चंपारण यानी कि जिस धरती से गांधी जी ने स्वच्छता का संदेश दिया था, वहाँ संकल्प की साधना से ये संस्कार बन गई है। इसे विद्यालय में शिक्षकों के साथ बाल मन से जोड़ने का अभियान चल पड़ा है। यह स्वच्छता की राह में साल भर पहले उठाया गया एक कदम अब कारवा बन चुका है। ये सब हो रहा है जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि DEO संजय कुमार की पहल पर, जिन्होंने सरकारी विद्यालयों और कार्यालयों में सफाई को लेकर के बने सारे मिथक तोड़ दिए हैं। उनकी एक कोशिश ने न सिर्फ तस्वीरें बदल दी है बल्कि स्वच्छता को संस्कार में उतार दिया है। अब इस अभियान को विभागीय स्तर पर मॉडल बनाने की तैयारी है। बिहार शिक्षा परियोजना ने सफाई अभियान पर प्रेजेंटेशन देने को कहा है। DEO ने बीते साल जुलाई में योगदान के साथ ही सफाई को लेकर के अभियान शुरू किया था। उन्होंने झाड़ू से लेकर के अपने कार्यालय कक्ष और परिसर की स्वयं सफाई शुरू की थी। उन्होंने इसे ऑपरेशन पॉसिबल नाम दिया। इन्हें देख करके कार्यालय के सभी कर्मी इसमें जुट गए। ये सिलसिला चल पड़ा और आदत में शामिल हो गया। अप्रैल 2022 में इसे जिले के सभी सरकारी विद्यालय में शुरू कर दिया गया। इसके लिए प्रत्येक माह के दूसरे एवं चौथे शनिवार का दिन निर्धारित किया गया है। इस दिन DEO सहित सभी विभागीय अधिकारी और कर्मी कार्यालय सहित परिसर की साफ सफाई करते हैं। दोस्तों किशनगंज में हुए SBI वैन से लूटपाट के मामले का खुलासा हो गया है। इसमें 8 आरोपी भी पकड़ाए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर खुलासा क्या हुआ है। तो बात करते हैं कि किशनगंज में मंगलवार की दोपहर SIS कैश वैन से 2 करोड़ रुपए लूट की घटना को पुलिस ने 36 घंटे के भीतर सुलझा दिया है। पुलिस ने 60 लाख रुपए बरामद करते हुए कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे घटनाक्रम में SIS कर्मियों की संलिप्तता और साजिश का खुलासा हुआ है। आपको बता दो कि ATM में राशि डालने के लिए SIS की कर्मियों ने 2 करोड़ से भी अधिक की राशि के साथ पश्चिम बंगाल में गाड़ी में तेल डालने पहुंचे, जो कि घटना की एक साजिश थी। घटना की सूचना पर किशनगंज पुलिस के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो फिर यह स्पष्ट किया गया है कि घटनास्थल किशनगंज सीमा से करीब 2 किलोमीटर बाहर NH 27 पर स्थित इस्लामपुर जिला, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर जिला के चकुलिया थाना अंतर्गत इंडियन ऑयल पेट्रोलियम पंप से करीब 15 मीटर पहले बेलान में है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने किशनगंज पुलिस को सहयोग नहीं किया। इसके बाद किशनगंज पुलिस ने लूट के रुपये के साथ बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में गाड़ी चला रहे ड्राइवर और ड्यूटी पर तैनात गार्ड की मिलीभगत भी सामने आई है। यानी कि इन दोनों की मिलीभगत की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार में जिम्मेदारी मिलने के बाद में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। इस बार उन्होंने बिहार फाउंडेशन की बैठक में हिस्सा लिया। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से इस बैठक की जानकारी दी। उन्होंने बिहार फाउंडेशन की बैठक से होने वाले फायदे के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने कुछ तस्वीरें भी शेयर की है जिसमें तेजस्वी यादव कई अधिकारियों के साथ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बिहार फाउंडेशन की बैठक में शामिल हुआ हूँ। ये बिहार सरकार का प्रवासी प्रकोष्ठ है जिसका उद्देश्य से बॉन्ड्स को मजबूत और नवीनीकृत करना है। साथ ही अनिवासी बिहारियों के साथ निरंतर संचार और बातचीत के माध्यम से बिहार के व्यापार और ब्रांडिंग के लिए एक प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने बिहार कैबिनेट में कई विभागों की जिम्मेदारियां ली है, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग हो या फिर पथ निर्माण विभाग हो। तेजस्वी यादव हर क्षेत्र में एक्टिव दिख रहे हैं। वे समय समय पर अधिकारियों के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं। इस बार उन्होंने बिहार फाउंडेशन की बैठक में हिस्सा लिया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार के पटना, पूर्णिया, नालंदा, मुंगेर समेत 18 जिलों में कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं। जहां इसकी जानकारी खुद बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने दी है। खबर के अनुसार बिहार में बीते 24 घंटे में कुल 86,161 सैंपलों की कोरोना जाँच की गई, जिनमें से 58 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। साथ ही साथ पहले के कोरोना संक्रमित 95 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अभी बिहार में कोरोना के 454 एक्टिव मरीज हैं, जबकि पटना में सबसे अधिक 228 मरीज एक्टिव है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मौसम विभाग ने बिहार के पूर्णिया, बक्सर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर समेत 25 जिलों में ठनका गिरने की चेतावनी जारी किया है और लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। खबर के अनुसार बिहार के कई जिलों में मानसून तेजी के साथ सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण उत्तर, दक्षिण और उत्तर पूर्व के 25 जिलों में वज्रपात होने के आसार हैं। वहीं बिहार के इन जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश भी हो सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बक्सर, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, भभुआ, भोजपुर, सारण, सिवान, मधुबनी, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधेपुरा, शिवहर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज और कटिहार में ठनका गिरने की संभावना जताई गई है। आज अगर आप बिहार के इन जिलों में रहते हैं तो फिर आप खराब मौसम के दौरान घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। वहीं बड़े बड़े पेड़ पौधे तथा बिजली के खंभों से भी दूरी बनाकर रखें ताकि आपको वज्रपात से किसी भी तरीके की परेशानी या फिर नुकसान ना हो, नुकसान का सामना ना करना पड़े, परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, भागलपुर, बक्सर समेत सभी जिलों के किसान राइस मिल मशीन खरीद सकते हैं। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार सरकार राइस मिल समेत 90 प्रकार के कृषि यंत्र की खरीद के लिए पैसे दे रही है। ये पैसा किसानों को सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है। खबर के अनुसार बिहार सरकार के कृषि विभाग जुताई, बुआई, सिंचाई, निकाई, कटाई आदि के लिए कृषि यंत्र की खरीद करके किसानों को सब्सिडी का लाभ दे रही है। मिनी राइस मिल और राइस मिल के लिए भी किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। आपको बता दो कि सीड ड्रिल पर अनुदान की राशि 80% है, जबकि बचे हुए 4 उपकरणों पर किसानों को 75% की सब्सिडी दी जाएगी। हर कृषि यंत्र पर सब्सिडी की राशि भी अलग अलग निर्धारित किया गया है। इसका लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मिनी रबर राइस मिल पर सामान्य वर्ग के लोगों को 50% या फिर उससे अधिक 4,50,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जबकि अनुसूचित जाति के लोगों को 50% या फिर अधिकतम 6,75,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप कृषि विभाग की वेबसाइट पर विजिट करें, वहीं से आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार तेल कंपनियों ने आज पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत 16 जिलों में पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज इसी नए रेट पर पेट्रोल डीजल की बिक्री की जाएगी। आपको बता दें कि यानी कि आज 18 सितंबर को बिहार के समस्तीपुर, बेतिया और लखीसराय में तेल के दाम में हल्की सी बढ़ोतरी हुई है, जबकि कटिहार, मधुबनी, मुंगेर और बांका जिले में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली सी कमी देखने को मिली है। खबर के अनुसार तेल कंपनियां हर दिन सुबह के समय पेट्रोल डीजल का रेट जारी करती है। हालांकि बिहार में तेल कंपनियों ने कल पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया था, इसलिए आप फटाफट इसके रेट चेक करते रहें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत सभी जिलों में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अधिक कागजातों की जरूरत नहीं होगी। अब आप सिर्फ आधार कार्ड की मदद से ही लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खबर के अनुसार परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। अगर आप आधार की मदद से लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं तो फिर आपके आधार की पूरी डिटेल्स लर्निंग लाइसेंस पर आ जाएगी। लर्निंग लाइसेंस जारी होने के बाद आप परमानेंट लाइसेंस के लिए भी ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट पास होना होगा, तभी आपके नाम से लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसमें आवेदन शुल्क के बारे में बात किया जाए तो लर्निंग लाइसेंस के लिए शुल्क 960 रुपये, जबकि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए शुल्क 1800 रुपये निर्धारित किया गया है। दोस्तों बिहार के पटना, पूर्णिया, सिवान, नालंदा समेत 38 जिलों में जमीन का पुराना रिकॉर्ड ऑनलाइन के द्वारा देख सकते हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जमीन का पुराना रिकॉर्ड अपडेट किया गया है। साथ ही साथ यहां जमीन के खसरा खतौनी नकल खतियान को भी उपलब्ध कराया गया है। अगर आप बिहार में रहते हैं तो फिर आप किसी भी जमीन का पुराना रिकॉर्ड आसानी के साथ अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप की मदद से देख सकते हैं। साथ ही साथ जमीन के इन कागजातों को डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन के द्वारा आप जमीन के रसीद को भी निकाल सकते हैं। आपको बता दो कि लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए बिहार सरकार जमीन के सभी कागजातों को धीरे धीरे वेबसाइट पोर्टल पर उपलब्ध करा रही है, ताकि लोगों को जमीन के कागजात के लिए किसी भी कार्यालय का चक्कर लगाना ना पड़े। दोस्तों बात करते हैं कि शायद ही कोई ऐसा मौका होगा जब पीएम मोदी ने अपनी मां का आशीर्वाद ना लिया होगा। चाहे किसी त्यौहार का अवसर हो या फिर खुद उनके जन्मदिन का मौका, चाहे नवरात्र के दिनों में अपने गृहनगर वडनगर जाना हो, या हर मौके पर पीएम मोदी ने अपनी मां का आशीर्वाद दिया है। मां के साथ बैठ करके खाना खाने की तस्वीरें हो या फिर मां के पैर छूने की तस्वीरें हो, आए दिन मोदी की ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती ही नजर आती है। अगर यूँ कहें कि मोदी अपनी माँ के लाडले हैं तो फिर शायद गलत नहीं होगा। जी हाँ, जन्मदिन के मौके पर तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पीएम मोदी अपनी माँ हीराबेन से ना मिले हो, उनका
आशीर्वाद लेने गुजरात जरूर जाते हैं। माँ से मिलकर के मोदी आज भी एक बच्चे की तरह ही खिलखिलाते हैं। माँ के हाथों ही खाना खाते हैं और माँ की बातें सुनकर के खूब मुस्कुराते हैं। बाद में इंटरव्यू में माँ के साथ गुजारे गए पलों के किस्से सुनाना भी नहीं भूलते हैं। तमाम जिम्मेदारियों के साथ वो एक बेटे होने का फर्ज भी बखूबी निभाते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि 17 सितंबर 2013 को बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित किया था। इस दिन भी वे सबसे पहले अपनी मां से मुलाकात और आशीर्वाद लेने के लिए घर पहुंचे थे। इसके बाद वे लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चलते गए। 2019 में बीजेपी के बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी सीधे मां के पास पहुंचे और आशीर्वाद लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी साल 2001 में गुजरात के सीएम बने थे। इसके बाद उन्होंने देश के पीएम के रूप में 2014 में देश की कमान संभाली। इसके बाद से ही ये सफ़र निरंतर जारी रहा और आज वे देश के हर समुदाय, वर्ग, जाति से जुड़े हुए सभी नागरिकों का नेतृत्व कर रहे हैं। खास बात यही कि दलितों के अधिकारों की बात करने वाले नरेंद्र मोदी का बचपन से ही मुसलमान समुदाय के साथ करीबी नाता रहा है। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। घर में उनके अलावा 2 बड़े भाई भी थे। उनके बड़े भाई का नाम सोम और अमृत है। मोदी के जन्म के 2 साल बाद घर में एक बहन का जन्म हुआ जिसका नाम वसंती रखा गया। बाद में 2 और भाई प्रहलाद और पंकज का जन्म हुआ। वडनगर में मोदी परिवार ऐसे इलाके में रहा करता था जो मुस्लिम समुदाय के बेहद करीब था, इसीलिए ये जाहिर सी बात है यहाँ उनके बचपन में ज़्यादातर मुसलमान थे। बताया जाता है कि उनके सबसे करीबी दोस्तों में से एक का नाम जसूद खान पठान था। वे हिंदू के साथ साथ मुस्लिम पर्व भी मनाते थे। इस बात में उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगता था। इन्हीं दोस्तों ने नरेंद्र मोदी को एनडी निकनेम दिया था। जब खुद पीएम मोदी ने अपने एक ब्लॉग में अपने बचपन के एक करीबी दोस्त अब्बास का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में अब्बास के बारे में लिखा है कि वह वडनगर में एक छोटे से कमरे में साथ रहते थे। यहाँ वह बड़े हुए। उन्होंने मिट्टी और टाइल्स से घर बनाया था। जब पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे घर से थोड़ा दूर एक गांव था जहां मेरे पिता के बेहद करीबी दोस्त का पुत्र रहता था, जहां उनका नाम अब्बास था। पिता के असमय निधन के बाद हमारे पिता अब्बास को घर लेकर के आए। इस प्रकार से अब्बास हमारे घर में ही रहा और यहीं उसने पढ़ाई की। जैसे कि हम सभी यहाँ पढ़े। माँ अब्बास का बेहद ध्यान रखती थी। ईद के मौके पर माँ अब्बास की पसंद का भोजन भी बनाती थी। दोस्तों, AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ को लेकर के बड़ा बयान दिया है। जी हां, अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ को लेकर के विपक्ष लगातार केंद्र पर हमलावर है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा था कि प्रधानमंत्री ने बिना किसी लड़ाई के चीन को 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन दे दी। क्या भारत सरकार बता सकती है कि इस क्षेत्र को कैसे फिर से वापस लिया जाएगा? इस मुद्दे पर न्यूज चैनल आज तक पर एक टीवी डिबेट के दौरान AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने तंज कसा है कि चीन अरुणाचल में घुस गया है तो फिर बुलडोजर क्यों नहीं बेचते? क्या डीजल कम है क्या? ये कहना है वारिस पठान का। वारिस पठान ने कहा है कि चीन अगर अरुणाचल प्रदेश की सीमा में घुस गया है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी वहां जाकर के बात नहीं करेंगे क्या? आप लोगों को ये नहीं दिखता है कि बुलडोजर को कभी इधर का भी रुख करना चाहिए जहां निर्माण हो रहा है, जब बख्तर बन रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि RSS के एक 25 साल के विचारक ने कोर्ट में एफिडेविट डाला है। जी हाँ, AIMIM के प्रवक्ता ने आगे कहा है कि उन्हें बुलडोजर केवल वहीं चलाना है जहां सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद टोपी दिखेगी, बाकी उन्हें कुछ नहीं दिखता है। इन्हें भगवा रंग में भी कुछ नहीं दिखता है। इनका आदमी खुद बोल रहा है मगर वहां बुलडोजर नहीं चलाएगा। वारिस पठान ने कहा है कि चीन घुस गया है हमारी सीमा में, वहां बुलडोजर क्यों नहीं भेजते? क्यों पेट्रोल कम है क्या या फिर डीजल कम है? दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री का समर्थन करते हुए सुधाकर सिंह ने कहा है कि बिहार में खाद की कालाबाजारी सच में हो रही है। आपको बता दूं कि शुक्रवार को केंद्रीय रासायनिक एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने कहा है कि बिहार में कालाबाजारी और जमाखोरी की वजह से किसानों को खाद की किल्लत हो रही है। केंद्रीय मंत्री के बयान के एक दिन बाद बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने भगवंत खुबा का समर्थन कर दिया। भगवंत खुबा ने सीएम नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार में खाद की कालाबाजारी हो रही है और सरकार इसे रोकने में फेल है। मीडिया ने जब केंद्रीय मंत्री पर कृषि मंत्री से जवाब मांगा तो फिर बदले में मंत्री ने अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सुधाकर सिंह ने कहा है कि मैं केंद्रीय मंत्री के आरोपों का समर्थन करता हूं। सच है कि बिहार में खाद की कालाबाजारी हो रही है और हमारे विभाग के अधिकारी इसमें शामिल है।
दोस्तों बात करते हैं कि बेगूसराय गोलीकांड की जांच पर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। बीजेपी ने कहा है कि उसे बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसीलिए गोलीकांड की जांच सीबीआई से कराई जाए। बीजेपी की इस मांग पर जेडीयू ने हमला बोला है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि बेगूसराय की पुलिस मामले की पूरी निष्पक्षता से जांच कर रही है और बीजेपी के लोगों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के लोग अपने पालतू तोता यानी कि सीबीआई पर भरोसा करना छोड़ दें। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि पुलिस बेगूसराय गोलीकांड की पूरी निष्पक्षता से जांच कर रही है। एडीजी और बेगूसराय एसपी ने पूरे तथ्यों के साथ मामले का खुलासा किया है। जो लोग भी गोलीकांड में शामिल थे वे सभी लोग पकड़े गए हैं और उन्होंने पुलिस के समक्ष अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। ललन सिंह ने आगे कहा है कि सीबीआई, एनआईए और ईडी किसका तोता है ये देश का बच्चा बच्चा जानता है। अपने पालतू तोता से जांच कराने के लिए कोई क्यों कहेगा? जिन लोगों ने इस साजिश को रचा है उन्हें शायद डर है कि वे पकड़े ना जाए। इसमें अगर कोई साजिश हुई तो फिर पुलिस इसकी भी जांच करेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के दरभंगा के एक सरपंच को शराब तस्करी के मामले में पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तार शख्स कुशेश्वर स्थान का सरपंच बताया जाता है। यह सरपंच के साथ ही एक और युवक को पकड़ा गया है। पत्रकार नगर पुलिस ने गिरफ्तार सरपंच की निशानदेही पर जब छापेमारी की तो फिर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने दरभंगा के सरपंच और बरामद शराब को कंकरबाग थाने के हवाले कर दिया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री में जल्द ही फिल्म नीति और सेंसर बोर्ड की दस्तक होने वाली है। कला संस्कृति युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र राय ने खास बातचीत के दौरान कहा है कि जिस तरीके से भोजपुरी सिनेमा जगत या फिर गाने में अश्लीलता परोसी जा रही है, इसे रोकने के लिए कला संस्कृति युवा विभाग फिल्म नीति और सेंसर बोर्ड पर काम कर रही है। बहुत जल्द बिहार में भी सेंसर बोर्ड बना करके अश्लील गानों पर रोक लगाया जाएगा। कुछ चंद गायकों के द्वारा गंदे शब्द का प्रयोग करके पब्लिक के बीच में गाना परोसा जा रहा है। सेंसर बोर्ड और फिल्म नीति के बनने से ऐसे गायक इंडस्ट्री से दूर हो जाएंगे। कला संस्कृति युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र राय ने तमाम भोजपुरी के गायकों से अपील किया है कि वे अश्लील गाना ना गाएं। भोजपुरी की पहचान मैथिली छत गीत, लोकगीत, सोहर और कई तरह के गीत हैं जो भोजपुरी में सुना जाता है। इन सब गानों को देश विदेश के लोग भी पसंद करते हैं। बिहार में पहले से इस तरह के अश्लील गानों पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन इसे लेकर के कानून है। जहाँ गानों में अश्लीलता को देखते हुए जिलाधिकारी को पावर है कि वे इस पर संज्ञान ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच हुई मुलाकात के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। जेडीयू में शामिल होने का ऑफर प्रशांत किशोर को मिलने की चर्चा पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि फिर से उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि प्रशांत किशोर राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वे व्यापार करते हैं, एक बिजनेसमैन है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करते हैं। इस तरीके की चर्चा भी उनके मार्केटिंग का हिस्सा है। ललन सिंह ने क्लियर कर दिया है कि उनको किसी तरह का कोई भी ऑफर मिला था और न ही मिलेगा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जेडीयू में शामिल होने की इच्छा जताई थी। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलिए। तब वे दिल्ली में मिले थे और 1.5 घंटे हमारी बातचीत भी हुई। मैंने साफ तौर पर कह दिया है कि दल में अनुशासन में रह करके आपको काम करना होगा, दल का निर्णय सभी को स्वीकार करना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव में प्रयागराज की फूलपुर सीट से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का फूलपुर सीट चुनाव क्षेत्र रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सीट से 3 बार संसद चुने जाने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने हैं। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह भी फूलपुर सीट से सांसद रह चुके हैं। दरअसल फूलपुर सीट से चुनाव लड़कर के नीतीश कुमार एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश करेंगे। यहाँ से चुनावी समर में कूदने का दाव नीतीश कुमार और उनकी टीम की सियासी रणनीति का वह हिस्सा है, जिसके जरिए वे विपक्ष को एकजुट करने के साथ ही बीजेपी को घेरने का भी काम करेंगे। नीतीश कुमार को ये अच्छे से पता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। ऐसे में अगर बीजेपी के खिलाफ यूपी में ही मोर्चेबंदी कर दी जाए तो फिर उसे हराने की कोशिश कुछ आसान हो सकती है। कुल मिलाकर के यह दांव 2024 की लड़ाई को मोदी बनाम नीतीश बनाने के प्रयासों का होगा, क्योंकि नीतीश के जिस फुलसर सीट से किस्मत आजमाने की चर्चा है वहां से पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दूरी करीब 100 किलोमीटर है। यूपी से चुनाव लड़कर के नीतीश कुमार अपने ऊपर लगे बिहार के नेता के ठप्पे से भी छुटकारा पाकर के खुद को एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करना चाहेंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में अभी 1.5 साल से भी ज़्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन अभी से ही मोदी सरकार को हराने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है और तमाम कोशिशें कर रहा है। आज मोदी अपने जीवन के 72 साल के पूरे कर चुके हैं। इस मौके पर बीजेपी पार्टी मोदी सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के लोगों के बीच जा रही है और ये सिलसिला पूरे एक पखवाड़े तक चलेगा। इसके जरिए वह ब्रांड मोदी को और बड़ा करने के लिए कोशिशों में जुटी हुई है। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 350 से ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में सवाल अहम हो जाता है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरा विपक्ष एकजुट होकर के पीएम मोदी को हरा पाएगा? 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे, ये तो उस समय देश की राजनीतिक परिस्थितियों और चुनाव से उठने वाले मुद्दे, बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के साथ उसके तालमेल के साथ विपक्षी दलों और फिर उनके बीच एकता जैसी तमाम बातों पर निर्भर करेगा। लेकिन अगर मौजूदा राजनीतिक हालात के आधार पर अनुमान लगाएं तो फिर 2024 का लोकसभा चुनाव ना तो पीएम मोदी के लिए बहुत आसान है और न ही विपक्ष के लिए, जब दोनों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। कामयाबी उसे ही मिलेगी जो पहले अपनी चुनौतियों से पार पालेगा। हालांकि मोदी समर्थक ज़्यादातर विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि आज के किसान तेजी से बागवानी फसलों की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि इसमें उन्हें कम लागत में अच्छा मुनाफा मिलता है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने इस बागवानी किसानों की झोली भर देने वाली खुशखबरी दी है। इसके तहत बिहार सरकार किसानों को प्याज की खेती करने के लिए प्रति हेक्टेयर 98,000 रुपये की लागत पर 50% तक की सब्सिडी दे रही है। मतलब ये कि किसानों को सरकार 49,000 रुपये मुहैया करा रही है। इसका लाभ आप कैसे लेंगे, चले जानते हैं विस्तार से। इस सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसानों को बिहार कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय की ऑफिशियल वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर के आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नज़दीकी जिले के उद्यान विभाग में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसकी खेती जल भराव वाली भूमि में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसको बंद के रूप में उगाया जाता है। अगर प्याज की खेती में मुनाफे की बात करें तो फिर 1 हेक्टेयर में इसकी खेती से लगभग 300 से 400 क्विंटल का उत्पादन किया जाता है। वहीं इसके 2 पैदावार में से किसान तकरीबन 800 क्विंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। इस हिसाब से अंदाज़ा लगाएं तो फिर किसान हर साल 3 से 4 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं, या फिर इससे ज़्यादा भी, क्योंकि प्याज की डिमांड सालों भर बाजार में अच्छी खासी बनी रहती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर बिहार के सभी श्रमिक भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। नीतीश कुमार ने कहा है कि आज बिहार जिस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की के नए आयामों को छू रहा है, उसमें हमारे श्रमिक भाई बहनों का अतुलनीय योगदान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि वे आशा करते हैं कि सभी मजदूर बंधु एवं श्रम संगठन बिहार की औद्योगिक विकास एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा है कि उनका विश्वास है कि सभी श्रमिक भाई बहनों के सहयोग से राज्य निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इन दिनों बीजेपी के पीछे पड़ गई है। बेगूसराय में हुए गोलीकांड को लेकर के बीजेपी के कई नेताओं पर ट्वीट करके हमला कर चुकी हैं। सुशील कुमार मोदी के बाद अब उन्होंने गिरिराज सिंह को जवाब दिया है। रोहिणी आचार्य ने शनिवार को फिर से ट्वीट करके हमला बोला है। रोहिणी आचार्य ने गिरिराज सिंह को आड़े हाथों लिया और कहा है कि आखिर इतनी बौखलाहट बेचैनी किस बात की। अपराधी पकड़े गए हैं, उनके दंगाई आका को पकड़ा जाना अभी बाकी है। धैर्य रखें, पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। बेगूसराय कांड के जितने मास्टरमाइंड और साजिश करता है, सभी को पकड़ा जाना निश्चित है, ताकि बिहार को बदनाम करने वाले गद्दारों को सबक सिखाया जा सके। आपको बता दें कि शुक्रवार को गिरिराज सिंह ने यह बयान दिया है कि बेगूसराय गोलीकांड में 10 लोगों पर गोलीबारी नहीं हुई, बल्कि उसमें सरकार के चेहरे बेनकाब हो गए। जब पहले दिन प्रशासन ने कहा कि एक बाइक पर 2 लोग सवार थे, फिर 24 घंटे बाद कहा कि 2 बाइक पर 4 लोग सवार थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो बयान देकर के अपराधियों की जाति तक बता दी, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। गिरिराज सिंह ने यहाँ तक कह दिया है कि बेगूसराय गोलीकांड कोई छोटा मोटा गोलीकांड नहीं है, बल्कि दहशतगर्दी हमला था। इसकी जांच एनआईए या फिर सीबीआई से करवाई जाए। जांच में लिपापोती की जा रही है, तुष्टिकरण की राजनीति की जा रही है।
दोस्तों आज पूरी दुनिया की जुबान पर असम, गुवाहाटी, दार्जिलिंग, किशनगंज और जम्मू कश्मीर की चाय का चस्का चढ़ा हुआ है। जब भारत में तो चाय के शौकीन है ही, साथ ही ज़्यादातर देशों में भारतीय चाय का निर्यात भी किया जा रहा है। इस कदर बढ़ती चाय की डिमांड को देख करके अब बिहार में भी चाय की खेती का रकबा बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दूं कि बिहार के किशनगंज में 25 हेक्टेयर क्षेत्र में चाय के बागान फैले हुए हैं, जिसे बिहार सरकार की तरफ से बिहार की चाय का टैग भी मिला हुआ है। इसी के बाद किशनगंज में उपजी चाय को आज पूरी दुनिया में पहचान मिल रही है। इसी तर्ज पर चाय की खेती का विस्तार करने के लिए बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों को 50% तक सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। इस योजना के तहत आवेदकों की अंतिम तारीख 20 दिसंबर निर्धारित की गई है, जिससे आप आवेदन करके चाय की खेती के लिए सब्सिडी पा सकते हैं। बिहार में चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए बिहार सरकार द्वारा विशेष उद्यानिकी फसल योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत 150 हेक्टेयर जमीन पर चाय की खेती करने वाले नए किसान और चाय का विस्तार करने वाले पुराने किसानों को 50% आर्थिक अनुदान दिया जाएगा। बिहार कृषि विभाग बागवानी निदेशालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक उन नए किसानों को भी योजना में शामिल किया गया है जिन्होंने जुलाई अगस्त यानी कि खरीफ सीजन में चाय के पौधे की रोपाई की है। ऐसे किसान राज्य सरकार की सब्सिडी योजना के तहत हकदार होंगे। इन किसानों के बैंक खाते में आर्थिक अनुदान की रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों AIMIM यूपी के निकाय चुनाव में विपक्षी पार्टियों की टेंशन बढ़ाएगी। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान भी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM ने चुनाव लड़ा था, लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला था। विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी में अपने लिए जमीन की तलाश करने में नाकाम रही AIMIM ने अब यूपी के निकाय चुनाव में उतरने का निर्णय ले लिया है। इस चुनाव को पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। पार्टी का दावा है कि गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उतरने के बाद सबसे बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगने की संभावना है। दरअसल हैदराबाद में स्थित ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM अब राज्य भर में नगर निगम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, यानी कि यूपी में नगर निगम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM पिछले करीब एक दशक से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है। इसने 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में नाकाम रही। AIMIM की यूपी इकाई के अध्यक्ष शौकत अली खान ने कहा है कि हमें हैदराबाद में एक बैठक के लिए बुलाया गया था। हमें जो भी निर्देश दिए गए थे उनका पालन किया जाएगा और हम उस पर काम करेंगे। जल्द ही हम शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। 2022 में राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के कुछ नेताओं की अध्यक्षता की ओर इशारा करते हुए शौकत खान ने कहा कि हम विधानसभा चुनाव में हार गए। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती थी, लेकिन देखें कि पार्टी आज कहाँ है। इसीलिए इसमें कुछ समय लगेगा। हमारी कुछ कमजोरियां थी और पार्टी में कुछ लोगों ने ईमानदारी से काम नहीं किया था। इस बार हम सभी निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार खड़े करेंगे। उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव न सिर्फ केवल भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच का मुकाबला था, बल्कि AIMIM भी एक अहम फैक्टर साबित हुआ था। शौकत खान ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है और उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सामुदायिक पिछड़ेपन का एक बड़ा यही लोग कारण है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी हमारे खिलाफ नहीं है, लेकिन वे मुसलमानों के खिलाफ है। जहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर मुसलमान पिछड़े हैं तो इसकी वजह सपा है। AIMIM भले ही विधानसभा चुनाव हार गई हो, लेकिन हौसले से नहीं हारे हैं। मजबूती से लड़ेगी और इस बार पिछली बार से ज़्यादा सीटें जीतेगी। हम गाजियाबाद से गाजीपुर तक पूरे राज्य में चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों बिहार के वैशाली से प्रेमी युगल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अपने प्रेमी के साथ मौजूद एक प्रेमिका ने अपने गांव वालों से सपोर्ट मांगा है। वीडियो में लड़की बता रही है कि उसके माता पिता किसी और से उसकी शादी करवाना चाहते थे, इसीलिए उसने भाग करके शादी कर ली है। अब उसे गाँव वालों का सपोर्ट चाहिए। मामला महनार थाना क्षेत्र के गौरी ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है। दरअसल महनार थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती एक हफ्ता पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भाग गई थी, जिसके बाद लड़की के पिता ने महनार थाना में करीब आधे दर्जन लोगों पर अपनी पुत्री को भगाने का मामला दर्ज कराया। जहाँ वहीं आवेदन के आधार पर FIR दर्ज करके पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। जहाँ पुलिस लड़की की बरामदगी के लिए नामजद लोगों के घर पर पूछताछ के लिए गई, जहाँ से सभी लोग फरार थे। वहीं पुलिस ने नामजद लोगों पर युवती की बरामदगी के लिए जब दबाव बनाया तो फिर लड़की गाँव नहीं आई, लेकिन उसने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जरूर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो को देख करके ये
साफ लग रहा है कि वीडियो में लड़की रटा रटाया डायलॉग बोल रही है। वहीं जब वह बीच में अटकती है तो फिर उसका बॉयफ्रेंड उसको इशारा करता है और वह फिर आगे बोलने लगती है। वायरल वीडियो में प्रेमी युगल दिख रहे हैं, लेकिन अपने बातों को सिर्फ लड़की रख रही है। उसने बताया है कि माता पिता कहीं और शादी करवा रहे थे जहां वह लड़का मुझे पसंद नहीं था, इसलिए अपनी पसंद से शादी की है। आधे मिनट के इस वीडियो को बेहद तेजी के साथ वायरल किया जा रहा है, जिसकी जानकारी मेहनार थाने तक भी पहुंच गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि पिछले 2 सप्ताह से बच्चों से लेकर के वयस्क तक फ्लू की चपेट में आ रहे हैं। 20 से 30% मरीजों में बढ़ोतरी हुई है। जब मौसम परिवर्तन की वजह से इन्फ्लुएंजा वायरस सक्रिय होता है, जिन लोगों को मौसम परिवर्तन से एलर्जी होता है उनके फ्लू से पीड़ित होने की संख्या ज़्यादा है। यह अस्पताल हो या फिर क्लिनिक, हर दिन 30 से 40 बच्चे और वयस्कों का इलाज किया जाता है। दूसरी तरफ दवा की बिक्री भी 20% बढ़ी है। फ्लू की जांच की सुविधा नहीं है, लक्षण के आधार पर चिकित्सक दवा देते हैं। दोस्तों, खरीफ सीजन अपने पीक पर है, जिसमें खरीफ सीजन की मुख्य फसल धान की पैदावार देश भर में की जाती है। तो वहीं देश के कृषि सीजनों में ही खरीफ सीजन में सबसे अधिक खाद की मांग होती है, लेकिन इस खरीफ सीजन बिहार में खाद का संकट बना हुआ है। इस वजह से किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में उपजे इस खाद संकट का मुख्य कारण कम आपूर्ति है। जानकारी के मुताबिक इस खरीफ सीजन जरूरत के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से 22% कम यूरिया का आवंटन बिहार को किया गया है। बिहार सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार की तरफ से यूरिया की आवंटन में पीक सीजन तक ये कटौती की गई है। बिहार सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार खरीफ सीजन 1 अप्रैल से 12 सितंबर तक बिहार को 10-10 लाख मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता थी। तो दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।